हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और आज हम लोग इस वीडियो में स्पोर्ट्स मेडिसिन जो हमारा सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं और इसके टॉपिक्स को हम एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ के जो बैचेस हैं उसको आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप में साइन अप कीजिए और फिर इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। 3 क्वालिफाइड टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और पीवाईक्यू का जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक के बाद जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा जो पीवाईक्यूज उससे रिलेटेड आए हैं हम उनको भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो आप उसी लेवल की पढ़ पा रहे हो और आपकी तैयारी जो है वो उसी लेवल की हो रही है कि आप यूजीसी नेट का जेआरएफ एग्जाम को कवर कर पाओगे। और ये जो पीवाईक्यू वाली स्ट्रैटेजी है ये आपको जेआरएफ जरूर कराएगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। बाकी जितना भी मटेरियल प्रिपेयर किया है बेस्ट है, हैंडमेड है, तो उससे अच्छा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। इस चीज की भी गारंटी मैं आपको देता हूं। फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और फिर इस कोर्स को एक्सेस आप कर सकते हो। 10 सितंबर से हमारा जो दिसंबर 2025 का है बैच वो स्टार्ट हो रहा है। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों ही आपको मिल जाएंगे, तो अगर आप लेट भी ज्वाइन कर रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो फटाफट शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन जो सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक्स देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला मीनिंग ऑफ बॉडी पोस्चर एंड कॉमन डिफॉर्मिटीज, हम इसको पढ़ेंगे। फिर स्पोर्ट्स इंजरीज और फिर थेराप्यूटिक मॉडलिटीज। अब जनरली इसमें आपका ये जो बॉडी पोस्चर वाला पार्ट है ये कभी कभी हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ लेते हैं या फिर कॉमन डिफॉर्मिटीज जो हो गए हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ लेते हैं, बट क्योंकि स्पोर्ट्स मेडिसिन सब्जेक्ट और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है तो उसके अंदर ही आ जाएगा। फिर स्पोर्ट्स इंजरीज कभी कभी हम हेल्थ एजुकेशन में पढ़ते हैं बट हम इसको यहाँ पे कवर कर लेंगे। और फिर थेराप्यूटिक मॉडलिटीज कभी कभी हम फिजियोलॉजी में इसको पढ़ते हैं बट क्योंकि स्पोर्ट्स मेडिसिन के पार्ट है तो हम इनको यहाँ पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग मीनिंग ऑफ बॉडी पोस्चर एंड कॉमन डिफॉर्मिटीज को कवर करेंगे, क्योंकि इससे आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। फिर कोई सा भी पेपर हो, आपका कोई गवर्नमेंट लेवल का एग्जाम हो, यूजी का एग्जाम हो, पीजी का एग्जाम हो, आपका नेट का एग्जाम क्यों ना हो, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। चलो बॉडी पोस्चर से स्टार्ट करते हैं, फटाफट मतलब देख लेते हैं। बॉडी पोस्चर रिफर्स टू द पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, हेड, ट्रंक एंड लिम्स। तो जनरली हमारा हेड, हमारा ट्रंक यानी कि हमारी कमर और हमारे जो लिम्स जो हमारे पैर होते हैं उनके अलाइनमेंट को देख के और हाथ और पैर के अलाइनमेंट्स को देख के हम लोग यहाँ पे बॉडी पोस्चर को डिफाइन करते हैं इन रिलेशन टू ईच अदर एंड टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट, वेदर द बॉडी स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग और मूविंग। तो बॉडी पोस्चर क्या है, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनका अलाइनमेंट किस कंडीशन में, कभी अगर हम चल रहे हैं, हम लेट रहे हैं, हम लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो उस कंडीशन में इनका जो अलाइनमेंट होता है वो बॉडी पोस्चर हमारा कहलाता है। ठीक है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी सेगमेंट सपोर्टेड बाय मसल्स एंड बोन्स इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस एंड परफॉर्म एक्टिविटीज एफिशिएंटली। तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो सेगमेंट्स होते हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि हमारी मसल्स और बोन्स उनको सपोर्ट करेगी और साथ ही साथ बैलेंस के साथ साथ आप जो भी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो उसको एफिशिएंटली आप वहां पे परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसको आप जनरली गुड बॉडी पोस्चर भी बोल सकते हो। गुड बॉडी पोस्चर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा बॉडी पोस्चर, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता, जरूरी नहीं होता है कि कोई एक स्पेसिफिक तरीके का पोस्चर आपको बता दिया जाए और फिर वही आपको फॉलो करना है तो वही आपके लिए बेस्ट होता है। हर इंडिविजुअल का अलग अलग तरीके से बॉडी पोस्चर हो सकता है, हाइट पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग उनका बॉडी पोस्चर बनाते हैं। गुड बॉडी पोस्चर की डेफिनेशन आप ये समझ सकते हो कि वो ये होती है कि एक ऐसा बॉडी पोस्चर जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो और आप एफिशिएंटली अपने कामों को कर पा रहे हो जो भी आप काम करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका गुड बॉडी पोस्चर हो जाएगा कि एफिशिएंटली आपकी बॉडी आपको कोई भी काम आप जो कर रहे हो उसमें वो सपोर्ट करे और किसी भी तरह का पेन आपको बॉडी में महसूस ना हो। ठीक है, पोस्चर रिफ्लेक्ट्स बोथ स्टैटिक पोजीशन, तो आपका स्टैंडिंग हो गया, सिटिंग हो गया, या फिर डायनामिक पोजीशन, कोई मूविंग पोजीशन हो गई जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, तो इसमें आपका पोस्चर काम करता है। गुड पोस्चर ensures that the center of gravity is maintained over its base of support with minimal stress on muscles, joints and ligaments। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया आपका कि मिनिमल स्ट्रेस यानी कि कम से कम स्ट्रेस होना चाहिए कहाँ, हमारे मसल्स पे, जॉइंट्स पे, लिगामेंट्स पे, बोन्स पे, एक ऐसा ये पोस्चर होना चाहिए। और हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए वो हमारे बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दूं कि ये एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसके पैर हो गए, तो इसका बेस ऑफ सपोर्ट कुछ यहाँ है। ठीक है, ये इसका बेस ऑफ सपोर्ट बन गया, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए वो इसी बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। जनरली नेवल रीजन के पास हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो इसके अंदर ही होनी चाहिए, तो ही एक अच्छा तरीके का पोस्चर आप बना के रख पाओगे। अब अगर यही इंडिविजुअल है जो ऐसे राइट साइड बेंड होकर बहुत ज्यादा चलता है या आगे बेंड होकर चलता है तो हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी शिफ्ट हो जाएगी और हो सकता हो ये हमारा जो बेस ऑफ सपोर्ट जो ये एरिया बना हुआ है सर्कल इसके बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से आपका जो पोस्चर है वो आपका खराब हो सकता है और आपको बॉडी में इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। चलो
तो बॉडी पोस्चर इज द हैबिचुअल और अज्यूम पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड इट्स सेगमेंट्स, हेड, ट्रंक, लिम्स इन रिलेशन टू वन अनदर एंड टू द एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? अलाइनमेंट्स ऑफ द स्पाइन, आपका सर्विकल, थोरैसिक, लंबर रीजन्स, जो आपके मेन रीजन्स होते हैं उनका आपका अलाइनमेंट। पोजीशन ऑफ हेड, शोल्डर्स, पेल्विस और लिम्स, ठीक है, आपका पेल्विक रीजन जो हो गया उसका, आपके हैंड का, शोल्डर्स का और लिम्स की पोजीशन। कान को भी कभी कभी कंसिडर किया जाता है कि ये भी एक अलाइनमेंट में होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फीट वाइल स्टैंडिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप कभी अगर आप खड़े हो या आप चलते हो तो आप राइट लेग पे बहुत ज्यादा फोर्स दे रहे हो या फिर लेफ्ट लेग पे बहुत ज्यादा फोर्स दे रहे हो, तो ऐसा करना आपके लिए इश्यू हो सकता है। इसीलिए आपका जो वेट है वो दोनों पैरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अब टाइप्स देखो, एक गुड पोस्चर हो गया, इसका क्या मतलब है? प्रॉपर अलाइनमेंट विद मिनिमल स्ट्रेन ऑन मसल्स एंड लिगामेंट्स, एग्जांपल स्टैंडिंग स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक। तो इसकी हम बात कर चुके हैं गुड पोस्चर की, कि क्या होता है कि आपका स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए मसल्स पे, लिगामेंट्स पे, बोन्स पे या फिर किसी भी आपके बॉडी पार्ट पे। पुअर पोस्चर क्या है? मिस अलाइनमेंट कॉजिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन बॉडी पार्ट्स। अब आप इस तरीके से अगर चलते हो कि आपके बॉडी पार्ट्स पे अगर स्ट्रेस पड़ रहा है तो ये आपका पुअर पोस्चर कहलाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग आगे झुक के चलते हैं, कुछ लोग की गर्दन झुकी हुई होती है, कुछ लोग के पैर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक पुअर पोस्चर का एक साइन होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी पार्ट्स पे स्ट्रेस पड़ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो बैलेंस और स्टेबिलिटी बनाता है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स दूर रखता है, ठीक है, मसल्स और स्केलेटल सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन है। फिर ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ऑर्गन फंक्शन में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब आप खुद सोचो, जनरली अभी हम काइफोसिस की बात करेंगे, तो जिन लोगों को काइफोसिस होता है जहां आपकी बोन ऐसे आगे की तरफ झुक जाती है, जब हम साइडवर्ड्स देख रहे हैं, तो आप देखते हो कि हमारे जो पूरा रीजन है जहां से हमारा जो विंड पाइप है ये भी आगे की तरफ झुक जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बीच में एक डिस्टर्बेंस आती है, एक ब्रेक आता है कि आपका जो एयर फ्लो होता है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अगर आप अपराइट वॉक करते हो, अपराइट रहते हो, आपकी बॉडी स्ट्रेट है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, आपकी मसल स्ट्रांग है जो कि बॉडी को होल्ड करके रख रही है, तो आपका जो ब्रीथिंग और सर्कुलेशन वाला पार्ट है वो भी अच्छे से होगा और कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस बीच में नहीं होगा, ठीक है। अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। चलो अब हम कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की बात कर लेते हैं। आई होप आप पोस्चर, गुड पोस्चर, बैड पोस्चर समझ गए होगे। अगर लिखने को आएगा तो आप इसको अच्छे से लिख पाओगे। अब पोस्चर की बात करते हैं। पोस्चर इज द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। देयर इज नो कंफर्म रिजिड स्टैंडर्ड ऑफ बॉडी पोजीशन, कोई भी एक रिजिड रूल यानी कि कोई भी एक ठोस रूल नहीं होता है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ठीक है। एनी कॉमन बॉडी पार्ट एंड जॉइंट, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फटाफट कुछ डिफॉर्मिटीज की। तो ये आपकी कुछ कॉमन डिफॉर्मिटीज हैं जो कि आपके एग्जाम में आती हैं और आप इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के, याद करके, इनके डायग्राम्स याद करके आप इनको अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हो, एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले नॉक नीज की बात करते हैं। एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। नॉक नीज या फिर जेनु वेलगम, तो ये क्या है? ये इसका साइंटिफिक नेम है। कभी कभी ये VAL भी लिखा जाता है कुछ बुक्स में, तो आप दोनों स्पेलिंग चलेगी, कोई इशू नहीं है, VAL भी लिख सकते हो। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? जेनु वेलगम। इट इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द लेग्स आर बेंट इनवर्ड्स एंड नीज स्ट्राइक ईच अदर व्हाइल वॉकिंग और रनिंग। अब आपको नॉक नीज के नाम से समझ में आ रहा होगा, जहां पे हमारी नीज जो है वो नॉक कर रही है, यानी आपस में टकरा रही है। तो ये जो आप इमेज यहाँ पे देख रहे हो, आपको इमेज आई थिंक दिख रही होगी, हाँ, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये है नॉर्मल नीज, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये गैप बना हुआ है, लेकिन नॉक नीज में देखो क्या हो रहा है कि ये आपके जो घुटने हैं ये यहाँ पे आपस में टकरा रहे हैं, यानी कि इस तरीके का यहाँ पे शेप बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉक नीज बोलते हैं। अगर आप लोग ने रियल लाइफ में नहीं देखा होगा तो आप लोग ने जरूर मूवीज में या फिर वीडियोस में देखा होगा जहाँ पे फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, है ना, आपका आर्मी वगैरह के जो आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं वहाँ पे बहुत लोग को ये इश्यूज पाए जाते हैं, नॉक नी से, जिनकी वजह से उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। आप देखो बिटवीन बर्थ एंड 18 मंथ्स, जब आपका बर्थ होता है उससे लेके 18 मंथ्स तक, एंड आउटवर्ड टर्निंग अलाइनमेंट फ्रॉम हिप टू नी टू एंकल इज नॉर्मल। तो 18 बर्थ से लेके 18 महीने तक आपके पैरों का एक आउटवर्ड अलाइनमेंट, कि आपके पैर जो है वो हल्के से बाहर की तरफ हो जाए हिप टू नी के कंपैरिजन में, तो ये नॉर्मल चीज है। तो इसमें कोई इतना इशू की बात नहीं होती, छोटे बच्चों में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। बिटवीन अबाउट 18 to 24 मंथ्स दिस अलाइनमेंट नॉर्मली बिकम्स न्यूट्रल, उसके बाद फिर ये नॉर्मल हो जाता है। तो शुरू में बच्चों के जो पैर होते हैं उनकी पोजीशंस अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनकी बोन्स वीक होती हैं और उनको पता आदत नहीं होती है चलने की या फिर मूवमेंट की, तो थोड़े से पैर उनको आपको अजीब से उनके लगते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है 2 साल के होते होते। व्हेन द चाइल्ड इज बिटवीन 2 and 5 years old,
एंड इनवर्ड टर्निंग अलाइनमेंट इज नॉर्मल। अब जब बच्चा 2 साल का होता है तो 2 साल से 5 साल तक एक इनवर्ड जो टिल्ट होता है पैर का वो भी हो दिखना नॉर्मल है, यानी कि हल्का से वो पैर को अंदर की तरफ करके चलता है, ठीक है। दिस अलाइनमेंट रिटर्न्स टू न्यूट्रल एज द चाइल्ड ग्रोथ। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि ये चीज ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो नेचुरली तो ये ठीक हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देता है जब उसकी बोन्स वीक होती हैं, ठीक है, या फिर अगर उसने सही टाइम पे चलना शुरू किया और हम उसको, अगर वो गलत चलता है और हम उसको नहीं सही करते हैं या फिर हम उसको चलने देते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो धीरे धीरे फ्यूज होते होते इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि आपके पैर की पोजिशन वैसे हो जाती है। इसीलिए ये जो नॉक नीज का इश्यू हो गया जेनेटिकल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये आपके बर्थ या फिर गलत ट्रेनिंग की वजह से भी आपको ये हो सकता है कि अगर किसी को पता ही नहीं है, उसने बचपन में ऐसे ही चलना शुरू किया, घुटनों को सटा के, घुटनों को पास में रख के धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गया, आपने उसको ठीक नहीं किया, तो बोन जो है वो इसी तरीके से शेप आपका ले लेंगी। इसीलिए बच्चों को ध्यान देना चाहिए जब वो स्टार्टिंग में वॉक करते हैं, ठीक है। नॉकनी से क्या क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता, सॉरी कैसे कैसे नॉकनीज हो सकते हैं, तो रिकेट्स की कंडीशन में हो सकता है जब आपके बोन्स वीक हैं, ठीक है। ओबेसिटी की कंडीशन में हो सकता है जब आप बच्चे हो और आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में। मस्कुलर और लिगामेंट वीकनेस की वजह से ये हो सकता है। फ्रैक्चर या इंजरीज की वजह से ये हो सकता है आपके नी में। लैक ऑफ बैलेंस डाइट की वजह से हो सकता है, या फिर फ्लैट फुट की वजह से भी ये हो सकता है। फ्लैट फुट क्या है ये भी हम नीचे डिफॉर्मिटी में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो नॉकनी आपका कॉज हो रहा है या फिर कोई भी आपकी डिफॉर्मिटी जब होती है ना, तो उसका एक कॉमन रीजन जरूर होता है। इन सब के कंडीशन में हमारे नॉकनी हो गया या फिर अभी हम बोल लेग आगे पढ़ेंगे, तो बोन्स का वीक होना, मसल्स का वीक होना और लिगामेंट्स का वीक होना, ये तीनों बहुत कॉमन चीज है। अगर आपकी मसल्स वीक होंगी तो वो आपके बोन को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगी या फिर आपके बोन को होल्ड नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और आपकी बोन जो है वो मसल को छोड़ के अपने हिसाब से मूव करना शुरू कर देंगी। इसलिए अपनी मसल्स को स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि वो बोन्स को सही पोजिशन में, सही पोस्चर में होल्ड करके रख पाए, ठीक है। फिर ओबेसिटी भी कंडीशन हो जाती है कि बहुत ज्यादा मोटापा हो जाता है, तो भी आप अपने पैरों को अपने हिसाब से रखना शुरू कर देते हो। प्रिकॉशंस देख लेते हैं नॉकनीज के, तो बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। बेबी शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक एट एन वेरी वेरी अर्ली एज, ठीक है। तो छोटे बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, उनको नेचुरली वॉक करने देना चाहिए। और फिर प्रॉपर एक्सरसाइजेस करो। नॉक नी एक्सरसाइज एंड नॉक नीज रेमेडीज क्या क्या और हो सकती हैं। कीप अ पिलो बिटवीन द नीज एंड स्टैंड इरेक्ट फॉर सम टाइम। अब कोई भी आपकी ऐसी एक्सरसाइज है, अब आप देख सकते हो कि आपके घुटने जो है वो आपस में ऐसे टकरा रहे हैं, ठीक है, वो आपस में ऐसे नॉक कर रहे हैं। अब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, जैसे कि यहाँ पे पिलो की बात है, तो आपको अपने नीज को मेनली क्या कोशिश करना है कि आपको सेपरेट करने की कोशिश करनी है। तो पिलो रखने का भी यही एक तरीका होता है कि आपकी जो नीज होती हैं वो धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाना शुरू करती हैं। तो आप इनको, इन चीजों को कर सकते हो, ठीक है। फिर कॉर्ड लिवर ऑयल यूज कर सकते हो। हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छा होता है। जब आप हॉर्स पर राइड करते हो तो आपने देखा होगा आपके पैर कैसे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो उससे भी आप नीज को फोर्सफुली अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना शुरू करते हो, जिसकी वजह से भी आपका ठीक हो सकता है। बाकी वॉकिंग कैलिपर्स आप यूज कर सकते हो। अच्छा, इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका याद करने का एक बहुत बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इसका नाम क्या है, जेनु वेलगम, ठीक है। क्यों याद करा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम बोलेग पढ़ेंगे ना, तो उसको जेनु वेरम बोलते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो इसमें देखो एक टर्म है गम, GUM है, और गम से हम क्या करते हैं, ये वो दुखी वाला गम नहीं है। गम से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को चिपकाते हैं। तो यहाँ पे घुटने क्या हो रहे हैं, हमारे आपस में चिपक रहे हैं, तो वेलगम हमारा इसका ट्रिक बन जाएगा और आप इससे इसको याद कर सकते हो। जेनु वेलगम, गम का मतलब है चिपकना, तो जब घुटने चिपकते हैं इसका मतलब नॉक नीज होता है, तो नॉक नीज को हम लोग जेनु वेलगम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे याद हो जाएगी। बोलेक्स की बात करते हैं फटाफट। बोलेक्स मेडिकल टर्म, इसको क्या बोलते हैं, देखो जेनु वेरम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे जेनु वेरम। अब इसको भी याद करने का फटाफट बता देता हूँ। रम है ना, इसमें रम लिखा है, तो रम से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए, है ना, बना के रखनी चाहिए दूरी एक्चुअली में। तो रम से हमें दूर जाना चाहिए। और बोलेक्स में देखो क्या होता है कि हमारे जो पैर होते हैं वो दूर दूर होते हैं। नॉक नी में क्या होता है, हमारे जो नीज होते हैं वो आपस में चिपकते हैं, पास में आते हैं, नॉक करते हैं। बो लेग में क्या होता है, हमारी जो नीज होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में दूर दूर आपस में होने लगते हैं, यानी कि एक बो की तरह आपका ऐसे दोनों पैरों में ऐसे शेप बन जाता है और आपकी नीज जो होती है वो ऐसे दूर दूर हो जाती है, ठीक है। तो रम से दूर भागना चाहिए, तो नीज भी हमारी दूर भाग रही है, तो ये जेनु वेरम हो जाएगा। आई थिंक आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जहां पे आपके लेग्स कर्व आउटवर्ड एट द नीज, क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन द नीज व्हाइल द एंकल्स रिमेन क्लोज टुगेदर। तो आपके जो एंकल होते हैं वो देखो ऐसे पास में रहते हैं, ठीक है, आप एंकल्स को साथ में सटाओगे, लेकिन आपके जो पैर होते हैं ऊपर वो देखो ऐसा डिस्टेंस यहाँ पे बन जाता है। ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बन जाएगा। ये आप देख सकते हो रियल इमेज है जहाँ पे डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है।
ये बो शेप हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक जैसे हमारा बाढ़ होता है ना, तो उसी तरह का ये आपका शेप यहाँ पे ऐसे बन जाता है, ठीक है। अ स्मॉल डिग्री ऑफ बोइंग इन नॉर्मल इन इन्फेंट्स, तो बच्चों में नॉर्मल है, एंड यूजली करेक्ट्स नेचुरली बाई एज 2 to 3 years, तो 2 साल के आसपास आपका ये जो प्रॉब्लम होता है ये बच्चों में सॉल्व हो जाता है। जनरली छोटे बच्चों में ये इशू देखा जाता है। हाउएवर इफ परसिस्ट बियॉन्ड अर्ली चाइल्डहुड और वर्सन्स, इट इज कंसिडर्ड अ पोस्चरल ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर एक सडन टाइम के बाद हम बच्चों को करेक्ट करना शुरू नहीं करेंगे तो फिर हमारी बोन्स जो है वो ऐसी डेवलप हो जाएंगी और आपको ये इशू जो है ये आपका डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कॉजेज देखो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल कॉजेस है, नॉर्मल इन टॉडलर्स ड्यू टू ग्रोथ पैटर्न्स यूजली सेल्फ करेक्ट। तो फिजियोलॉजिकल जो बच्चों में हमने बात करी थी कि नेचुरली जो एक कर्व आता है शुरू में और फिर वो अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर न्यूट्रल डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी से, देखो रिकेट्स यहाँ पे फिर से आ गया, विटामिन डी की या फिर कैल्शियम की आपको कमी है, बोन्स आपकी वीक है, तो ये आपको हो जाएगा। जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स को ये चीज़ है तो ये आपको भी ट्रांसफर हो सकती है, बोन्स के शेप आपको ट्रांसफर हो जाएंगे। इम्प्रॉपर पोस्चर हो सकता है, ठीक है, अगर आपका पोस्चर खराब है, ये नौकनी में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, बोलेग में भी हो सकता है कि अगर आपका पोस्चर चलने का खराब है, आप चलते ही पैर को दूर दूर करके हो, नीज को बाहर की तरफ बेंड करके चलते हो, तो भी आपको ये हो सकता है। ओवरवेट ओबेसिटी है तो ये होगा, इंजरी है, बोन डिसीज है तो ये आपको होगा, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ बोन्स अगर आपको होगा तो भी आपको हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर एक बात करी थी ना कि हमें अपने पोस्चर के लिए अपने वेट को दोनों लेग्स पे इक्वली डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, राइट लेग पे ज्यादा जोर देंगे, तो राइट लेग क्या होगा, धीरे धीरे हमारा शुरू में तो वो डेवलप होगा लेकिन बाद में उस पर ज्यादा फोर्स आने लगेगा, तो उसकी वजह से भी आपको ये दिक्कत हो सकती है कि आपकी एक बोन जो है, जो राइट साइड की बोन या लेफ्ट साइड की बोन है, वो ज्यादा डेवलप हो जाएगी और दूसरे साइड की बोन आपकी डेवलप नहीं होगी, तो ये भी आपको इशू इसमें हो सकता है, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या है, न्यूट्रिशन लो, स्टैंडिंग और वॉकिंग टू अर्ली अवॉइड करना है इस चीज से, प्रॉपर फुटवेयर पहनो, बॉडी वेट हेल्दी रखो, रेगुलर चेकअप्स अपने कराते रहो, तो ये आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है। करेक्टिव मेजर्स देख लो, साइड लाइंग लेग रेजेस करो, आप टेढ़े होके लेट जाओ, ठीक है, दोनों पैर को एक के ऊपर एक रख लो, आप लिटरली लेट जाओ और एक पैर को फिर आप हल्का सा स्ट्रेट करना शुरू करो, उनको रेस करना आप शुरू करो, ठीक है। सेम बात है, देखो नॉक नीज में क्या कर रहे थे हम, कोशिश कर रहे थे कि दोनों घुटनों को आपस में दूर दूर करें, है ना, इसमें हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे घुटनों को पास में लाने की। फिर अडक्टर स्ट्रेच करो, तो इनर थाई मसल्स जो आपकी होती है आप उनको स्ट्रॉन्ग करो। फिर से देखो वही बात हो रही है कि मसल्स अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अगर आप अपनी लेग मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो आपकी जो बोन्स है वो उनको अच्छी तरीके से हैंडल करके सही जगह पे पहुंचाना शुरू कर देगा। फिर लेग प्रेस विद अ पिलो, अपने लेग्स को एक पिलो रख लो उसके ऊपर और फिर धीरे धीरे प्रेस करने की कोशिश करो, ठीक है। नॉकनी हम बीच में रख रहे थे, इसमें साइड में रखेंगे ताकि हमारे जो घुटने हैं वो आपस में पास में आना शुरू करें। फिर चेयर स्क्वाट्स या वॉल स्क्वाट्स कर सकते हो, एंकल टू नी स्ट्रेच आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, जो नॉर्मली स्ट्रेच हमारी होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी के स्ट्रेचेस हम करते हैं वो आप कर सकते हो। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आप जितना ज्यादा एक्सरसाइजेस में अपने पैरों को सीधा रख पाओ, उतना ज्यादा सीधा रखने की हमें कोशिश करनी है ताकि ये डिफॉर्मिटी हमारी क्योर हो सके, ठीक है। फिर माइल्ड केसेस में क्या होता है, एज के साथ हो जाएगा। न्यूट्रिशनल थेरेपी आप लोगे तो विटामिन डी, कैल्शियम, एक्सपोजर टू सनलाइट, तो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद हो जाएगी, ठीक है। फिजियोथेरेपी आप यूज कर सकते हो, ऑर्थोटिक डिवाइसेस आप यूज कर सकते हो, ब्रेसेस वगैरह आपने देखे होंगे जो यूज होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा अगर कंडीशन खराब है तो सर्जरी के केसेस भी आपके इसमें बन जाते हैं, सर्जरी से फिर आपका इशू ठीक हो सकता है, ठीक है। चलो फ्लैट फुट की बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेस प्लेनस या फिर फॉलन आर्क भी हम इसको बोलते हैं। क्या होता है ये, आप देख रहे होगे, आप अपने जनरली जब फुट देखोगे ना, तो जब आप अपने जमीन पे पैर को रखते हो तो आपको बीच में एक आर्क दिखाई देता होगा, जो आपको यहाँ पे एक फुट में आर्क दिख रहा है ना, जैसे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं सिंपल सा, तो कभी आप अपना पैर रखते होगे तो नीचे से आपको एक इस तरीके का आर्क दिखता होगा, ये गैप आपको दिखता होगा जो कि जमीन से ऊपर होता होगा। तो ये क्या है, ये हेल्दी चीज है, ये चीज होनी चाहिए ताकि इक्वली जो वेट है वो आपके पैर में डिवाइड हो पाए आपके बॉडी का। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका पैर फ्लैट होता है, यानी कि वो पूरा नीचे होता है, उसमें जो आर्क होता है वो नहीं दिखता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट फुट या फिर पेस प्लेनस या फिर फॉलन आर्क हम इसको बोलते हैं, ठीक है। कैसे हो सकता है, मसल्स वीक है, ओबेसिटी है, शूज आप सही नहीं पहनते हो, ठीक है, हैवी वेट अगर आप कैरी करते हो, या फिर बहुत टाइम तक अगर आप खड़े रहते हो, आपकी जॉब अगर ऐसी है कि आप बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हो, तो भी आपको फ्लैट फुट हो सकता है, ठीक है। ये आप इमेज देख सकते हो कैसे इनका पैर जो है वो पूरा फ्लैट है और नीचे जमीन से पूरा पूरा ऐसे यहाँ पे टच हो रहा होगा, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या है, ऑलवेज वेयर द शूज प्रॉपर शेप एंड साइज के, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, ओबेसिटी तो हर चीज में हम देख रहे हैं नहीं होनी चाहिए, हाई हील्ड शूज शुड बी अवॉइडेड, डोंट कैरी हैवी वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड,
बेबीज शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक एंड एट एन अर्ली एज, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन से ही हैं जो हर उसमें यूज हो रहे हैं। रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं? वॉक ऑन हील्स, अपने जो आपके जो हील्स होते हैं, जो एड़ी होती है उस पर वॉक करो, वेट लूज करो, रोप स्किपिंग करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, अच्छे क्वालिटी के शूज पहनो। शूज देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है फ्लैट फुट में। वॉक बेयर फुट ओवर द सैंड, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो मिट्टी होती है, जो सैंड होती है, बालू होती है, उसके ऊपर आप वॉक करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है तो आपके पैर को वो अंदर की तरफ पुश करने में मदद करेगी, ठीक है। रन फास्ट बेयरफुट ओवर अ क्लीन सरफेस, और बेयरफुट यानी कि बिना शूज के तेज भागो किसी भी क्लीन सरफेस पे। तो इससे जो हमारा नॉर्मल जो एक आर्क होता है वो हल्का हल्का डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ कंडीशन में डेवलप नहीं होता है तो आप लोग अपना चेक करना फुट को, अगर आपको लगता है कि आपके फ्लैट फुट है तो इन रेमेडीज को आप यूज करो। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर जाओगे या फिर किसी डॉक्टर के पास अगर जाओगे, जो बोन्स वगैरह के डॉक्टर होंगे, तो वो एक शोल टाइप का देते हैं जो कि आप अपने शूज के अंदर डाल सकते हो। रबर का एक इक्विपमेंट होता है जो कि हल्का हल्का आपके फुट को नॉर्मली अंदर की तरफ प्रेस करना शुरू कर देता है। तो जो आपके नॉर्मल शूज होते हैं, जो भी आप पहनते हो, वो तो डिजाइन होते हैं हमारे आर्क फुट के लिए, है ना, जो नॉर्मल फुट होते हैं, उसके अंदर आप वो रबर वाला जो भी सोल होता है या फिर जो भी इक्विपमेंट डॉक्टर देते हैं उनको डाल लो, और उसके बाद वो क्या करता है कि आपके फुट को अंदर की तरफ फोर्स करना शुरू करता है। तो हल्का हल्का आपको पेन भी कम होगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो राउंड शोल्डर की बात करते हैं। राउंड शोल्डर जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, आपके जो कंधे हैं वो आगे की तरफ हल्के से राउंड शेप में झुक जाते हैं, ठीक है। राउंड शोल्डर्स और एन आर्म शोल्डर और प्रोट्रैक्टेड शोल्डर्स इज अ पोस्टरल डिफॉर्मिटी इन विच द शोल्डर्स बिकम राउंड एंड समटाइम्स दे सीम टू बी बेंट फॉरवर्ड, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। कॉजेस क्या है? हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, ठीक है, पेरेंट्स से आपको ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप बहुत टाइट क्लोथ्स पहनते हो उसकी वजह से हो सकता है, इसलिए लूज क्लोथ्स पहनने चाहिए। ब्रीथेबल क्लोथ्स पहनो जिनमें एयर आराम से फ्लो हो सके, ठीक है। बाय सिटिंग ऑन इम्प्रॉपर फर्नीचर, अगर आप ऐसे फर्नीचर पे या चेयर पे बैठते हो जिसका शेप खराब है या फिर आपको बहुत एडजस्ट करके बैठना पड़ता है तो उसकी वजह से हो सकता है। बाय वॉकिंग सिटिंग इन अ बेंड पोजीशन, बहुत नॉर्मल हो गया, हम लोग फोन्स चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो हम अब आई साइड के नीचे देखते हैं जिसकी वजह से हम अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ झुका लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर ये आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, ट्रेपेजियस आपकी वीक हो जाएगी, तो फिर ये होल्ड नहीं कर पाएंगे आपके शोल्डर बोन्स को और आपकी बोन्स धीरे से मसल्स के साथ आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। डेल्टॉइड्स वगैरह भी अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ये इशू आपका सॉल्व हो सकता है। प्रिकॉशंस क्या है? नेवर सिट, स्टैंड और वॉक इन अ बेंड पोजीशन, यूज लूज फिटिंग क्लोथ्स, ऑलवेज यूज प्रॉपर फर्नीचर टू सिट, ठीक है। एक्सरसाइजेस क्या क्या हो सकता है? कीप योर टिप्स ऑफ फिंगर्स ऑन योर शोल्डर्स एंड एनसर्कल योर एल्बोज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्मली हम जो एक्सरसाइज करते हैं वार्म अप के टाइम कि अपने फिंगर्स को शोल्डर पर रख लो और फिर दोनों डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में इसको मूव करो। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम, जो बार होता है जिसपे हम लोग लटकते हैं, पुलअप वगैरह करते हैं, उस पर लटक जाओ, तो वो भी आपके शोल्डर को स्ट्रेट करने में मदद करेंगे। योगा फॉर राउंडेड शोल्डर्स, तो चक्रासन और धनुरासन भी आप कर सकते हो जो कि आपके शोल्डर को ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी डिफॉर्मिटीज थे, जो तीन ऊपर के थे हमारे, जनु वेलगम, जनु वेरम, ठीक है, नॉकनीज, बोल लेग और पेस्ट प्लेनस यानी कि फ्लैट फुट, वो हमारे फुट के थे। राउंड शोल्डर पहला था हमारा अपर एक्सट्रीमिटी का। अब लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्कोलियोसिस की बात करेंगे जो कि आपके मेजर डिफॉर्मिटीज होती हैं अपर एक्सट्रीमिटी के, ठीक है। इनको एक एक करके देखना शुरू करते हैं। चलो लॉर्डोसिस को और क्या बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लॉर्डोसिस को स्वे बैक और हॉलो बैक बोलते हैं। ये दोनों नाम सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि लॉर्डोसिस को और क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। Lordosis is a postural deformity in which the lumbar spine bends in front beyond the normal level। अब देखो थोड़ा सा आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आपको हमारे जो वर्टिब्रे कॉलम्स हैं उसकी अगर नॉलेज है तो आपको पता होगा कि हमारी वर्टिब्रे कॉलम जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। अगर मैं एक वर्टिब्रे कॉलम बनाऊं जो नॉर्मली आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से हमारी एक नॉर्मल वर्टिब्रे कॉलम होती, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा कि इस तरीके से हमारी एक नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है, जो कि यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। अब देखो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रम और कॉक्सिक्स, इस तरीके से डिवाइड होता है। ऊपर की जो हमारी 7 बोन्स होती हैं वो हमारी सर्वाइकल हो गई। देन हमारा थोरैसिक रीजन आता है जहां 12 बोन्स होती हैं। फिर 5 हमारी क्या लिख दिया मैंने, सर्वाइकल लिखा ना, सर्वाइकल 7 हो गई, ठीक है। फिर आपका थोरैसिक रीजन, देन आपका, एक मिनट,
ठीक है, फिर आपका थोरैसिक रीजन, फिर आपका लंबर रीजन और फिर आपका सैक्रम और कॉक्सिक्स। थोड़ा सा ये साइज में गड़बड़ हो गया है, पर आप समझ जाना कि फिर आपके सैक्रम और कॉक्सिक्स नीचे आ जाते हैं। ठीक है, जो कि एक एक आपके होते हैं, जो फ्यूज हो जाते हैं। उसके पहले ज्यादा होते हैं, बच्चों की कंडीशन में ज्यादा होते हैं। फ्यूज होने के बाद अडल्ट की कंडीशन में हमारी जो बोन्स होती हैं वो 7, 12, 5, एक एक इस तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो लॉर्डोसिस की बात हो रही है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये हमारे होता है लंबर रीजन में। ये जो हमारी नीचे वाली जो बोन्स है ना, जो 5 बोन्स हैं, इसमें हमारा जनरली ये इशू जो होता है वो होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। सर्वाइकल देखो यहाँ से स्टार्ट हुई, थोरैसिक गया, लंबर गया और फिर ये सैक्रम और कॉक्सिक्स। ठीक है, एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा स्वे बैक होता है या फिर लॉर्डोसिस होता है या फिर हॉलो बैक होता है, ये हमारा जो लंबर रीजन होता है वहां पे होता है, इसलिए जनरली कभी कभी इसको लंबर लॉर्डोसिस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पे कर्व बना हुआ है, ये एक फॉरवर्ड कर्व है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस बोन को साइडवर्ड्स देख रहे हैं। ठीक है, ये जो बोन मैंने बनाई है, ठीक है, इसको अभी हम साइडवर्ड्स देख रहे हैं। तो हम अपने जब भी वर्टेब्रल कॉलम्स को साइडवर्ड्स देखते हैं तब हमें इस तरीके का शेप देखने को मिलता है। अगर आप पीछे से अपनी बोन को देखोगे ना, तो फिर आपको कोई शेप देखने को नहीं मिलेगा, वो एकदम सीधी दिखती है। ठीक है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, अगर इमेज होगी यहाँ पे। ये देखो, ये है। ठीक है, ये पोजीशन आप देख सकते हो, ये लंबर की पोजीशन है। जब आप साइडवर्ड्स देखते हो, लेटरल से जब आप अपनी बॉडी को देखोगे, तो फिर आपको ये शेप अपने वर्टेब्रल कॉलम में देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप पीछे से देखोगे ना, तो देखो आपको आपकी बोन जो है वो ऐसे एकदम सीधी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें लॉर्डोसिस में हमारा ये जो फॉरवर्ड बेंड जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कर्व आ जाता है, यानी कि जितना ये बेंड होना चाहिए उससे ज्यादा ये आगे की तरफ बेंड हमारा हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल बोन बनाऊं जो कि कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल रीजन होना चाहिए लंबर का, लेकिन जब अगर आपको लॉर्डोसिस हो जाता है तो यहाँ पे आपकी जो बोन होती है वो कुछ इस तरीके से ऐसे इतनी आगे की तरफ मुड़ जाए, मतलब इतनी डेफिनेट इतनी नहीं, बट आगे की तरफ आपको दिखना शुरू हो जाएगी और ये हिस्सा जो है वो आगे की तरफ ऐसे झुक जाए। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होगे। कैसे हो सकता है? इम्बैलेंस डाइट की वजह से हो सकता है, बोन्स आपकी वीक है, मसल्स आपकी डेवलप नहीं कर पाई हैं, टेकिंग मोर फूड देन रिक्वायर्ड, तो ओबेसिटी वाली कंडीशन आपकी आ गई, ओवरवेट और ओबेसिटी हो गया। डिसीजेज ऑफ स्पाइनल मसल्स, आपके अगर स्पाइनल मसल्स में अगर आपके इश्यूज हैं, अगर आपको पेन होता है, तो आप पेन से बचने के लिए क्या करोगे, जिस भी पोस्चर में कंफर्टेबल होगे उसमें चलना शुरू कर दोगे, और फिर उसकी वजह से हो सकता है आप ऐसे पोस्चर अडेप्ट कर लो जिसमें आपका जो बोन्स हैं वो आपकी आगे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगी और फिर एक टाइम पे उसी की तरफ फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज में नॉर्मली कैसे दिखता है। ये आपका अपराइट एकदम बॉडी हो गई, ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल है आपका पोस्चर। यहाँ पे देखो हल्का सा ये जो आपको बेंड यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉर्डोसिस होता है। प्रिकॉशंस क्या है? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए आपको, स्टैंड स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट, एकदम सीधे खड़े हो, कभी भी आप वेट लेके जा रहे हो ऐसे झुक के जरूरत नहीं है। ठीक है, नेवर टेक एक्सेसिव फूड, ज्यादा मत खाओ, मेंटेन योर वेट, अपने वेट को मेंटेन रखो। ठीक है, लॉर्डोसिस के ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं? टो टचिंग करो, ठीक है, नीचे की तरफ झुको। अब देखो इसमें भी वही बात है, अगर आपको आगे की तरफ ऐसे हड्डी निकल रही है तो आपको वो एक्सरसाइज करनी है जिसमें आप इस हड्डी को पीछे की तरफ फोर्स कर पाओ। ठीक है, परफॉर्म सिटअप्स रेगुलरली, सिटअप्स करो, अपने एब्डोमेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो, स्टैंड स्ट्रेट एंड टच योर फीट विद योर हैंड्स। चलो ये तो मेरे ख्याल से दोनों कॉमन ही होगा, एक ही बात हो गई। परफॉर्म हल आसन, पश्चिमोत्तान आसन और विपरीत करनी आसन रेगुलरली। तो कुछ आसन हैं, इनके आप इमेजेस देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप इस वाले पार्ट को अंदर की तरफ फोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पार्ट है लंबर का, लॉर्डोसिस का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसके बारे में अच्छे से लिख लो। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप में जाके वहाँ पे इन नोट्स को परचेज भी कर सकते हो। तो ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको आप आराम से नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप जब चाहो आप उनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो काइफोसिस की बात करते हैं। लॉर्डोसिस की हमने बात कर ली थी जब हमारे लंबर रीजन में इश्यू हो रहा था। अब काइफोसिस के पहले कुछ और नाम देख लेते हैं, जैसे कि ये हंचबैक, राउंड बैक और डोवेगर्स हम्प। ये 3 नाम है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए। अब देखो लॉर्डोसिस क्या था, अगर मैं आपको इमेज इसकी दिखाऊं, लॉर्डोसिस में ये जो हमारा नीचे वाला जो कर्व था, जो फॉरवर्ड कर्व था, ये ऐसे आगे की तरफ निकल रहा था। काइफोसिस में क्या होता है, ये जो हमारा ऊपर वाला जो रीजन है, ठीक है, ये हमारा पीछे की तरफ एक्स्ट्रा, नॉर्मली जो कर्व होता है वो पीछे की तरफ होता है ना, इस तरीके से कर्व होता है। जब यही कर्व एक्स्ट्रा होके थोड़ा सा और ज्यादा पीछे निकल जाए तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको काइफोसिस बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं, देखो ये आपकी काइफोसिस है, सॉरी नॉर्मल आपकी वर्टेब्रल कॉलम है,
ये जब हल्की सी और ऐसे पीछे की तरफ मुड़ जाएगी तो फिर आपको काइफोसिस डिफॉर्मिटी जो है वो हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो सकती है? सेम सारी चीजें हैं, न्यूट्रिशन की वजह से, भारी वजन उठाने की वजह से, फर्नीचर ठीक नहीं है, मसल्स वीक है, बेंड कर रहे हो जब आप वॉक कर रहे हो, शेपलेस और टाइट क्लोथ्स आप पहन रहे हो, और हेरिडिटी की वजह से भी आपको ये इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ काइफोसिस देख लेते हैं। ये आपका नॉर्मल पोस्टरल काइफोसिस है। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे एक्स्ट्रावर्टेड एक्स्ट्रा आपका जो बोन है वो पीछे निकली हुई है। नॉर्मली ये हल्की सी ऐसे होनी चाहिए थी। ठीक है, इस इमेज के हिसाब से थोड़ी सी ये ऐसे होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो ये ऐसे पीछे की तरफ यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, तो ये आपकी पोस्टरल काइफोसिस हो गया। ये हमारी है शोरमैन्स काइफोसिस। इसमें देखो क्या होता है, अनइवन वर्टिब्रल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, ये पोस्टरल काइफोसिस जो है ये तो पुअर पोस्चर की वजह से हो जाएगी। ये आपकी अनइवन वर्टिब्रल आपकी जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से ये हो जाएगी। ठीक है, अब आप ग्रोथ ही अगर खराब हुई है तो फिर आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट ये इशू आपका हो जाएगा। फिर कॉन्जेनाइटल काइफोसिस है, ये आपको बर्थ से ही होगा। ठीक है, हेरिडिटी की वजह से ही हो सकता है। जब आप बर्थ लेते हो तो ही आपको अगर काइफोसिस है तो फिर वो आपका कॉन्जेनाइटल काइफोसिस के अंदर काउंट हो जाएगा। तो ये 3 तरीके के हैं बेसिकली। इसके बारे में हम पढ़ते हैं पोस्चरल काइफोसिस के बारे में, जो धीरे धीरे आपका पोस्चर खराब होता है उसकी वजह से, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, या फिर अगर आपको कोई डिसीज है पहले से, या फिर आप न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ध्यान नहीं रखते हो तो फिर आपको ये हो सकता है। फिर शोरमैन्स काइफोसिस हो गया जब आपकी वर्टिब्रल की ग्रोथ ही ठीक नहीं हुई एडोलसेंस के टाइम पे। और फिर कॉन्जेनाइटल हो गया कि जब आपने बर्थ लिया है तो ये आपको ये इशू है। प्रिकॉशंस क्या है? पोस्चर अच्छा करो, क्लोज जो है जो कपड़े हैं उनको लूज पहनो, सूटेबल फर्नीचर यूज करो। ठीक है, काइफोसिस का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ऑलवेज कीप अ पिलो अंडर योर बैक वाइल स्लीपिंग। तो आपका ये जो अगर आप लेटोगे तो आपका जो काइफोसिस होगा वो इस तरीके से बेंड करेगा, है ना, ऐसे पीछे की तरफ हो जाएगा जब आप लेटे हुए हो। ये आपका हेड है, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक तकिया रखो, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हल्का सा आपके बोन को अंदर की तरफ पुश करना शुरू करेगा। ठीक है, बेंड योर हेड बैकवर्ड इन अ स्टैंडिंग पोजिशन। अपने सर को पीछे लेके जाओ। जब सर को पीछे लेके जाओगे तो चेस्ट आगे निकलेगा, जिसकी वजह से जो काइफोसिस जो आपका इश्यू है वो आपका वो जो बोन का पार्ट है वो आपका थोरैसिक रीजन जो है वो आगे जाना शुरू हो जाएगा। स्विमिंग करो, धनुरासन और चक्रासन आपको यहाँ पे करना है। तो जो भी आसन हैं जो कि आपके इस वाले थोरैसिक रीजन को आगे की तरफ फोर्स करेंगे वो सारे आसन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं स्कोलियोसिस की। देखो ये जो हमने 2 इशू देखे थे, हमारा जो काइफोसिस हो गया और लॉर्डोसिस हो गया, इनको देखने के लिए हमें अपनी बॉडी को लेटरल पोजीशन से यानी कि साइडवर्ड्स देखना पड़ता है। मैंने आपको दिखाया था कि हम जब साइडवर्ड्स अपने बोन को देखते हैं तो हमारी बोन ऐसे पीछे से साइड से ऐसे दिखती है, लेकिन अगर इसी बोन को हम पीछे से देखेंगे तो ऐसे एकदम सीधी दिखेगी। ठीक है, तो काइफोसिस और लॉर्डोसिस, इन 2 बीमारियों को देखने के लिए, डिफॉर्मिटीज को देखने के लिए हमें लेटरल व्यू लेना पड़ता है। लेकिन जब हम स्कोलियोसिस की बात करते हैं तो स्कोलियोसिस की कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें पोस्टीरियर या फिर एंटीरियर यानी कि पीछे से या फिर आगे से हमारी बोन को देखना होता है, तब हमें समझ में आता है कि हमें स्कोलियोसिस है कि नहीं। अब देखो कैसे, इमेज से मैं आपको समझाता हूं। ये देखो स्कोलियोसिस में क्या होता है, लेटरल कर्वेचर आता है। ठीक है, लेटरल कर्वेचर मतलब अगर मैं एक बोन की बात करता हूं तो बोन का शेप ही ऐसा होता है जब हम साइड से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन पीछे से ये ऐसे सीधी है। अगर हमें काइफोसिस है तो ये जो नॉर्मल जो कर्वेचर है, हल्का सा जो मोड़ है, ये और ज्यादा हो जाएगा। अगर हमें लॉर्डोसिस है तो ये जो नॉर्मल कर्वेचर होता है हमारी बोन में, ये ऐसे आगे हो जाएगा। लेकिन स्कोलियोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि जब हम पीछे देखते हैं तो हमारी जो बोन होती है वो या तो ऐसे लेफ्ट साइड या फिर ऐसे राइट साइड की तरफ और ज्यादा बेंड हो जाती है, या फिर दोनों ही ये हो सकती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये हमारी नॉर्मल है। ठीक है, एकदम सीधी दिख रही है, हल्का सा देखो पीछे की तरफ ये यहाँ पे बेंड आ गया है, तो ये क्या है, ये आपका स्कोलियोसिस है। और हम इस बोन को पीछे से एग्जामिन कर रहे हैं, पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ हमारी बोन में बेंड है। तो ये क्या हो गया, आपका स्कोलियोसिस हो गया। फिर नीचे आपका ये लंबर स्कोलियोसिस, ये आपका थोरैसिक स्कोलियोसिस हो गया। क्यों? क्योंकि थोरैसिक रीजन में हो रहा है। ठीक है, आपको रीजन याद होंगे। ऊपर क्या है, सबसे पहले सर्वाइकल है, फिर यहाँ पे नीचे थोरैसिक है, फिर आपका ये लंबर है, और फिर आपका सेक्रम है, और फिर कॉक्सिक्स है। ठीक है, तो थोरैसिक रीजन में हो रहा है तो ये हमारा थोरैसिक स्कोलियोसिस हो गया। ये लंबर रीजन में सिंगल है तो ये हमारा लंबर स्कोलियोसिस हो गया। अगर बहुत लंबा बेंड है और आपकी थोरैसिक और लंबर दोनों को कवर कर रहा है तो फिर ये थोरैको लंबर स्कोलियोसिस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको 2 बेंड है, यानी कि एक बेंड आपका लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है,
है तो इसको कंबाइंड स्कोलियोसिस या फिर एस स्कोलियोसिस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एस क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो एस का यहाँ पे शेप बन रहा है, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे शेप बनेगा, लेकिन ये एस का आपका शेप बन रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो कैसा शेप बन रहा है, देखो सी शेप बन रहा है, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, तो इसको हम सी स्कोलियोसिस भी बोलते हैं। तो स्कोलियोसिस को आप जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक सी स्कोलियोसिस और एक एस स्कोलियोसिस। सी स्कोलियोसिस क्या है? सिंगल लेटरल कर्वेचर हो जाएगा, जहां पे सिंगल कहीं से भी बोन मुड़ी होगी लेफ्ट या राइट में। और एस क्या होता है? जब दो अलग अलग डायरेक्शन में आपकी बोन मुड़ी होगी तो वो आपका एस स्कोलियोसिस कहलाएगा, या फिर कंबाइंड स्कोलियोसिस आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो मीनिंग आप पढ़ लेना, यही बात लिखी होगी। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्यों हो सकता है? तो बर्थ डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, टाइट कपड़े आपने पहने हैं, ठीक है, डिफरेंस इन द लेग्स ऑफ द लेग, लेंथ ऑफ द लेग्स। अगर आपका एक पैर छोटा है और एक पैर आपका लंबा है तो आप ऐसे टेढ़े खड़े होगे, है ना। अगर मानो किसी का एक पैर है, कैसे बनेगा, हाँ, एक पैर अगर ऐसा है, ठीक है, और दूसरा पैर हल्का सा लंबा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपकी बॉडी हल्की सी ऐसे झुकी रहेगी ना, और इतनी ज्यादा तो नहीं झुकी रहेगी, बट आप समझ रहोगे, हल्की सी आपकी बॉडी झुकी हुई होगी। तो क्योंकि आपकी बॉडी झुकी है, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है, वो रीढ़ की जो हड्डी है वो भी झुकी हुई है, एक तरफ बेंड है, तो आपको हो सकता है वो कर्वेचर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इनकी बोन इस साइड बेंड होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये ऐसे मुड़े हुए। ठीक है, डिफरेंस हो गया। लिफ्टिंग वेट टुवर्ड्स वन साइड इन रूटीन, वेट अगर आप उठाते हो तो एक साइड बहुत ज्यादा वेट उठाते हो तो उसकी वजह से भी आपकी वर्टिब्रल कॉलम शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, टेढ़े मेढ़े खड़े होते तो हो जाएगा। अनसूटेबल फर्नीचर, फर्नीचर चेयर आपकी टेढ़ी मेढ़ी, आप ऐसे बैठे हुए हो तो इससे भी आपको इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस देख लेते हैं। नेवर वॉक फॉर लॉन्ग टाइम कैरिंग अ वेट इन वन हैंड, एक हाथ में वेट उठा के बहुत लंबे टाइम तक वॉक नहीं करना। ऑलवेज स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर, करेक्ट पोस्चर में रहो। सूटेबल फर्नीचर यूज करो, बैलेंस डाइट यूज करो। स्टडी शुड बी अवॉइडेड इन द साइडवेज बेंडिंग पोजीशन, पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे, जैसे हम लोग जनरली ऐसे बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, ऐसे पढ़ाई करते हैं, या फिर ऐसे लिखते रहते हैं टेढ़े होकर, तो ये चीज भी नहीं करनी है क्योंकि इससे भी आपको इश्यूज हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इश्यूज दिखते हैं, जनरली अक्यूट टर्म्स में आपको इश्यूज नहीं दिखेंगे। फिर ट्रीटमेंट देख लेते हैं। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार विद योर हैंड्स एंड लेट योर बॉडी हैंग फॉर सम टाइम। तो फिर से देखो वही बात है, क्योंकि हमारी वर्टेब्रल कॉलम में ये हम पीछे से देख रहे हैं, इस तरीके से पोस्चर में इश्यू आ गया या फिर हमारी वर्टिब्रल कॉलम में इश्यू आ गया है, तो इसको सीधा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो हॉरिजॉन्टल बार होते हैं उस पर लटक जाओ, जो पुलअप्स में होता है, सीधे लटक जाओ, पैर को स्ट्रेच कर लो, ताकि आपकी जो बोन है आप इसको फोर्सफुली सीधा करने की कोशिश कर पाओ। ठीक है, स्विम करो और जिसमें ब्रेस्ट स्ट्रोक करो। ये इंपॉर्टेंट है कि स्विमिंग में ब्रेस्ट स्ट्रोक का यूज करना होता है स्कोलियोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफी। अगर आपसे पूछेंगे किस स्ट्रोक का यूज करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर परफॉर्मिंग बेंडिंग एक्सरसाइजेज इन द अपोजिट साइड ऑफ द सी शेप्ड कर्व। अब अगर आप ऐसे बचपन से ऐसे रहे हो तो आपको क्या होगा कि इस साइड में, यानी कि राइट साइड में आपका स्कोलियोसिस हो जाएगा, तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में अपनी बॉडी को बेंड करना चाहिए ताकि मैं अपने बोन को नॉर्मल शिफ्ट कर पाऊँ। परफॉर्म त्रिकोण आसन, तो त्रिकोण आसन परफॉर्म करो। अर्ध चक्र आसन परफॉर्म करो, ये जनरली आपके साइडवर्ड बेंडिंग आसन होता है जिसकी वजह से आप अपने स्कोलियोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा, सारे डिफॉर्मिटीज आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आप इनसे एमसीक्यूज आएंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे, इनको अगर आंसर लिखने को आएगा तो भी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छे से ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। कोई अगर आपका फीडबैक है तो आप बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग स्पोर्ट्स इंजरीज और थेरापेटिक मॉडलिटीज़ की बात करेंगे। चलो ध्यान रखो अपना, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।